जीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे कि मकर रेखा और कर्क रेखा के बारे में, कि कितने देशों से होकर गुजरती है, और उसे जो भी क्वेश्चन बना था वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे दिन और रात के बारे में, कि दिन रात क्यों होता है। तो दिन रात पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है। आप सबको पता है कि दिन रात पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होती है। पृथ्वी की घूर्णन गति को हम दैनिक गति भी कहते हैं। घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। और एक होता है परिक्रमण। परिक्रमण गति या इसे वार्षिक गति कहते हैं। वार्षिक गति कहते हैं। ये पृथ्वी की दो गति होती है। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ये पृथ्वी हो गई तो घूमेगी इस तरफ से, ऐसे पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, जिसे हम पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण गति कहते हैं। इसी के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसीलिए सदैव दिन रात बराबर नहीं होता है। और पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री नहीं झुकी होती तो दिन रात बराबर होता। इसी की वजह से दिन कभी छोटा या कभी बड़ा, या कभी बराबर, या सबसे बड़ा या सबसे छोटा दिन होता है। विषुवत रेखा पर सदैव दिन रात बराबर होते हैं। विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा, ये बीचों बीच है, यहाँ पर दिन रात हमेशा बराबर होती है, सदैव बराबर होती है। जो ये भूमध्य रेखा है, ये पृथ्वी के दो भागों में बराबर बराबर बांटती है। इसीलिए 21 मार्च, याद रखिएगा, 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध में जो होता है वह सूर्य का प्रकाश 12 घंटे से या उससे अधिक समय तक प्राप्त करता है। उत्तरी गोलार्ध में 12 घंटे से अधिक सूर्य प्राप्त करता है। कब? 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर की अवधि तक। अतः यहाँ पर इस दिन बड़े और रातें छोटी होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन बड़ा होता है और रातें छोटी होती है। जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव की ओर, मान लीजिए ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, तो उत्तरी ध्रुव की ओर जब उत्तरी ध्रुव होती है उस पर दिन की अवधि 6 महीने की होती है और रात की अवधि 6 महीने की होती है दोनों ध्रुवों पर। और दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण से 6 महीने का दिन भी होता है। तो हम पढ़ चुके हैं कि परिभ्रमण काल, और परिभ्रमण को वार्षिक गति कहते हैं और घूर्णन को दैनिक गति कहते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन के साथ सूर्य के चारों ओर, जब घूर्णन करती है तो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार में घूमती है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी अपनी चक्कर कैसे लगाती है, तो दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पे। ये जो दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पे घूमती है, ये कितना समय लेती है? 365 दिन 6 घंटे। 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर लगाती है। इसी के कारण हर चौथे वर्ष पर एक दिन बढ़ जाता है। ये लगभग में 6 घंटे है, यहाँ पर 5 घंटा 48 मिनट कुछ सेकंड होता है, लगभग 6 घंटे मानकर चला जाता है। इसीलिए हर चौथे सप्ताह, माना हर चौथे वर्ष 366 दिन का हो जाता है। पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष स्थितियाँ बदलती रहती है। पृथ्वी परिक्रमण में 4 मुख्य अवस्थाएं होती है, और इन्हीं अवस्थाओं में ऋतु परिवर्तन होते हैं। जैसे मान लीजिए संक्रांति होती है, जो संक्रांति होती है वो 2 बार होती है। संक्रांति जो होती है वो 2 बार होती है। संक्रांतियाँ, इसे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? सोल्स्टिसेस। सोल्स्टिसेस कहते हैं। ये वर्ष में 2 बार होती है। कितनी बार होती है? तो 2 बार होती है। 2 बार होती है। कब कब? 20 जून या 21 जून को। 20 जून और 21 जून को जो सूर्य होती है कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है।
कब? तो ग्रीष्म संक्रांति के समय। इसी स्थिति में ग्रीष्म संक्रांति होती है 20-21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। जो 20 और 21 जून होती है ये उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध पढ़ रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। कब? तो 20 और 21 जून को। इस अवस्था को हम कर्क संक्रांति भी कहते हैं। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि कर्क संक्रांति कब होती है। आपके ऑप्शन में 20 रहेगा, 20 जून या 21 जून रहेगा। याद रखिएगा कर्क संक्रांति हाँ 21 जून या 20 जून को होती है। उसके बाद होती है शीत क्रांति। उसके बाद क्या होती है? शीत संक्रांति। शीत, उसके बाद शीत संक्रांति होती है। ये कब होती है? 21 या 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को होती है। सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है इस दिन। शीत ऋतु में 21 या 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है, इसीलिए इसे शीत क्रांति कहा जाता है। शीत संक्रांति, शीत संक्रांति कहा जाता है। इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे कम रहती है। इसी अवस्था को हम मकर संक्रांति भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मकर संक्रांति किस तिथि को होता है? तो 21 या 22 दिसंबर को शीत संक्रांति या मकर संक्रांति होती है। और जब होता है 20 और 21 मार्च, जगह नहीं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। 20 या 21 मार्च को, 20 या 21 मार्च को, 20 या 21 मार्च को बसंत विषु होता है। बसंत विषु। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बसंत विषु किस तिथि को होता है? तो आपके ऑप्शन में 20 या 21 मार्च रहता है। दोनों में से कोई एक ही रहेगा, 20 मार्च या 21 मार्च। अगर 21 मार्च रहेगा तो ज़्यादा बेटर, और दोनों ऑप्शन हो जाए तो 21 मार्च हमारा बेटर होगा। इसी दिन का जब 20 और 21 मार्च को बसंत विषु होता है, तथा 22 या 23 सितंबर को शरद विषु। याद रखिएगा 22 या 23 सितंबर को शरद विषु होता है। शरद विषु के दिन और रात बराबर होता है। हमसे पूछा जाता है कि 20 किस तिथि को दिन और रात बराबर होता है? तो 22 या 23 सितंबर को। याद रखिएगा इस स्थिति में विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है सूर्य। ये स्थिति होती है ऐसी स्थिति, तो विषुवत रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। पृथ्वी के अक्षीय झुकाव तथा परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी में, जो पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध होती है 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित कर्क रेखा 21 मार्च से सूर्य की ओर उन्मुख होना प्रारंभ करती है, और 3 महीने के बाद 21 जून को कर्क रेखा सूर्य के ठीक सामने होती है। अर्थात इस तिथि को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। याद रखिएगा जो क्वेश्चन बनेगा इन्हीं से बनेगा, और बाकी जो क्वेश्चन बनेगा हम आपको बताएंगे कि किस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। एक बात और है, ये क्वेश्चन और पूछा जाता है, कोई कभी कभी पूछ लेता है, उसको भी मैं बता देता हूँ। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि शून्य अंश यानी कि 0 डिग्री कोण कब बनता है? ये पूछ सकता है। तो ये पूछता है कब बनता है 0 डिग्री अंश कोण बनने से कब बनता है? तो ये होता है 21 जून को, जब दिन की तुलना में रात न्यूनतम होती है। कब? 21 जून को। उसी दिन 0 डिग्री अंश का कोण बनता है कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर 0 डिग्री अंश कब बनता है? 12 बजे दिन में, 12 बजे दिन में 21 जून को बनता है कर्क रेखा पर 0 डिग्री का कोण। याद रखिएगा 21 जून 12 बजे दिन में ही बनेगा, केवल रात में नहीं, केवल दिन में।
तो दिन रात के बारे में हम पढ़ लिए कि दिन रात क्यों होती है। तो इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। वही क्वेश्चन मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है कि किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं। और हमारा ऑप्शन है 22 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर, 21 फरवरी। मैंने बताया था कि कब होता है, ये होता है 23 सितंबर को। 22 से 21 मार्च को जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है, उस तक प्रवेश करते समय 22 या 23 सितंबर को दक्षिण गोलार्ध में प्रवेश करने के समय विषुवत रेखा पर पहुंचता है। इन दो स्थिति में दोनों गोलार्धों में 12 घंटे का दिन एवं रात होती है। कब? हमसे पूछा गया है किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं, तो 23 सितंबर को। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और 20 मार्च और 21 मार्च ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो दिन रात बराबर कब होता है, तो 20 या 21 मार्च को, या 22 या 23 सितंबर को। 23 सितंबर को होता है। यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध या दक्षिण गोलार्ध नहीं पूछा है, हमसे पूछा है केवल किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं। अगर ऑप्शन में दोनों हो जाए, 20 मार्च या 21 मार्च, 22 सितंबर या 23 सितंबर, और दोनों हो जाए, तो क्वेश्चन में वहाँ पर दिया रहेगा कि दक्षिण गोलार्ध या उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध जब दिया होगा तो हमारा आंसर होगा 20 या 21 मार्च, और दक्षिण गोलार्ध दिया होगा तो 22 या 23 सितंबर। 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विषु या इक्विनोस, विषु को इंग्लिश में इक्विनोस कहा जाता है, कि दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं होता है। कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर, 22 फरवरी और 23 अगस्त, 15 अक्टूबर और 23 अप्रैल, 22 जुलाई और 23 सितंबर। अभी अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि 20 या 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में, और 22 या 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिण गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं। तो हमसे यही पूछा गया है कि दो काल, यहाँ पर लिखा है दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, तो कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर। ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर ए जो दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध नहीं दिया, दोनों पूछ लिया है, इसीलिए 21 मार्च और 23 सितंबर भी दिया हुआ है। दोनों दिया हुआ है, तो यह मतलब कि पूछ लिया है कि दोनों पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? सालों भर दिन और रात बराबर कहाँ होते हैं? हमारा ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा, या कहीं भी नहीं। तो आपको बता दो भूमध्य रेखा जो है ऑप्शन नंबर सी वो हमारा राइट आंसर है। तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ये 5 मुख्य अक्षांश वृत्तों में से एक है। पृथ्वी पर 5 अक्षांश हैं। एक है भूमध्य रेखा, ये नीचे आ गया मकर रेखा, और ये आ गया कर्क रेखा, और ये आ गया आर्कटिक वृत्त, और ये आ गया अटलांटिक वृत्त। ये 5 रेखाएं हैं। इस 5 रेखाओं में से एक भूमध्य रेखा है, जो बृहत वृत्त भी है। ये सबसे बड़ा है क्योंकि पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटती है, तो ये सबसे बड़ा है। इसके आसपास के क्षेत्र में वर्ष भर, मान लीजिए यहाँ इसके आसपास क्षेत्र, मान लीजिए आसपास हो गया कुछ 0 डिग्री से ऊपर, 0 डिग्री से नीचे, यहाँ क्षेत्रों में दिन और रात लगभग 12-12 घंटे के होते हैं। जब भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर दिन रात की अवधियाँ मौसम के अनुरूप बढ़ती या घटती है। इसके सामने अब इधर जाइएगा या इधर आइएगा, तो दिन रात में कमी होती चली जाएगी। कभी दिन बड़ा करेगा, कभी छोटा करेगा, कभी रात छोटा करेगा, कभी दिन बड़ा करेगा। तो हमसे पूछा गया है कि वर्ष भर यानी सालों भर
रात और दिन बराबर कहाँ पर होती है? तो भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है, कहाँ पर? हमारा ऑप्शन है कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, आकर्षित वृत्त पर या विषुवत रेखा पर। तो हमारा आंसर होगा विषुवत रेखा पर, यानी कि भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर डी। कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती है। कब? कर्क संक्रांति के समय। इसके विपरीत, इसके जस्ट उल्टा ही दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और रातें सबसे लंबी होती है। जबकि जो भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है, उस पर रात और दिन की अवधि में कोई अंतर नहीं होता है। यहाँ पर सालों भर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भूमध्य रेखा। ये कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा है? 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 21 जून, 22 जून। आपको बताना है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा है। तो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मैंने आपसे कहा था कि अगर ऑप्शन में दोनों आ जाए, वैसे तो उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनांत कब होती है? तो 21 या 22 दिसंबर को। और मैंने आपसे कहा था कि अगर ऑप्शन में दोनों आ जाए तो जो बड़ा वाला होता है वो हमारा राइट आंसर होगा। अगर ऑप्शन में 22 नहीं होता तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है। अगर ऑप्शन में दोनों दिया है तो 22 दिसंबर हमारा राइट आंसर होगा। उसी तरह जब 20 या 21 मार्च दे दिया है और पूछा सबसे लंबा दिन कब होता है, तो हमारा राइट आंसर 21 मार्च होगा, न कि 20 मार्च। और ऑप्शन में दोनों है तो बड़ा वाला, अगर दोनों में से कोई एक है तो हमारा राइट आंसर वही होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमसे पूछा गया है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है कब? 22 जुलाई को, 25 दिसंबर को, 21 जून को, 23 मार्च को। आपको बताना है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। और हमारा ऑप्शन है 22 जुलाई, 25 दिसंबर, 21 जून और 23 मार्च। तो उत्तरी गोलार्ध में 20 या 21 जून को, मैंने बताया था 20 या 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। तो हमारा 20 या 21 जून कहाँ दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया है 21 जून, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है ग्रीष्म अयनांत। यहाँ पर अंध लिखा गया है, यहाँ पर अयनांत होगा। अयनांत होगा। ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष होता है 23 सितंबर को, 21 मार्च को, 4 जुलाई को, 21 जून को। तो आपको बताना है ग्रीष्म अयनांत कब होता है। ग्रीष्म अयनांत का मतलब है कि सबसे उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है, वही है ग्रीष्म अयनांत। तो आंसर होगा हमारा 21 जून। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आज के लिए हमारा इतना ही क्वेश्चन था। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन थे उसके बारे में जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति किन गैसों और धूलकणों से हुई है और उसकी व्याख्या किसने किया था और किसने इसकी खोज की थी या किसने इसकी जानकारी दी थी, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो कल हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। और वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें
चैनल को सब्सक्राइब करें और हर आपके पास जितने भी ग्रुप हैं उन ग्रुप में शेयर करें। आज के लिए इतना ही।